बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। आपको बता दें कि खबर प्रयागराज से है, जहां अखिलेश यादव ने शादी समारोह में शिरकत की। वहीं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी पर तंज कसा। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि जो लोग 400 पार सीट पाने का सपना देख रहे हैं, उनको 400 पार सीट पर जनता हराएगी। इंडिया गठबंधन के साथ जो पीडीए परिवार जुड़ा है, इंडिया गठबंधन और पीडीए परिवार देश में परिवर्तन लाने का काम करेगा। जो लोग 40 या 400 पार की बात कर रहे हैं, ये इंडिया गठबंधन और पीडीए परिवार मिलकर के इन्हें 400 पर हराने का काम करेगा। आज किसान के सामने संकट है। जो लोग आय दोगुनी की बात करते थे, आय दोगुनी नहीं हुई, किसान का लाभ छीन लिया इन्होंने। और इलाहाबाद से बेहतर, प्रयागराज से बेहतर कौन जानेगा, जहां पर नौजवान अभी अभी सड़कों पे था। आरओ एआरओ की नौकरियों को लेकर के वो धरने पे बैठे थे, वो री एग्जाम की मांग कर रहे थे। उन्होंने, प्रशासन ने, सरकार ने दबाव बनाया, लेकिन मैं बधाई देता हूं छात्र नौजवानों को, जिन्होंने री एग्जाम कराकर ही अपना आंदोलन खत्म किया है। ये कैसी सरकार है जिसमें हर पेपर लीक हो रहा है? ये पेपर लीक नहीं हो रहा है, ये सरकार जानबूझ करके लीक कर रही है। सरकार की नीयत नहीं है नौकरी देने की, नीयत नहीं है नौजवानों का भविष्य बेहतर हो। सभी पेपर लीक हो रहे हैं। तो चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें कि थोड़ी देर में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक, करीब 60 उम्मीदवारों पर फैसला हो सकता है। तो चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर थोड़ी देर में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक होगी और करीब 60 उम्मीदवारों पर फैसला संभव है। वायनाड से राहुल गांधी का चुनाव लड़ना तय। तो करीब 60 उम्मीदवारों पर फैसला संभव है। चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां थोड़ी देर में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक है और करीब 60 उम्मीदवारों पर फैसला संभव है। वायनाड से राहुल गांधी का चुनाव लड़ना तय। सीईसी लगाएगी राहुल की उम्मीदवारी पर मुहर। स्क्रीनिंग कमेटी ने दिया है राहुल का प्रस्ताव। तो थोड़ी देर में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक होगी। चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर थोड़ी देर में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक होगी और इस बैठक में करीब 60 उम्मीदवारों पर फैसला हो सकता है। तो वायनाड से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे और सीईसी लगाएगी राहुल की उम्मीदवारी पर मुहर। हमारे साथ इसी खबर पर हमारे सहयोगी नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, थोड़ी देर में कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक होगी और कहा जा रहा है कि 60 उम्मीदवारों पर फैसला आ सकता है, संभव है ऐसा। क्या कुछ खबर है इसको लेकर के आपके? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जो है वो शुरू होने वाली है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नामों को लेकर संभावना जताई जा रही है, फिलहाल अभी नामों को लेकर किसी तरह की लिस्ट आने की उम्मीद नहीं है। हाँ, फैसला जरूर हो सकता है, लेकिन लिस्ट औपचारिक रूप से अभी नहीं आएगी। लेकिन सबसे दिलचस्प खबर ये आ रही है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वायनाड से ही राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, ये लगभग तय माना जा रहा है। जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि वायनाड को लेकर लगभग सहमति बन चुकी है। सीईसी की बैठक में बाकायदा इस पर मोहर भी लग जाएगी और उम्मीदवारी को लेकर जिस तरह की बातें की जा रही हैं कि राहुल गांधी कहां से चुनाव लड़ेंगे, कहां से नहीं लड़ेंगे, वो वायनाड से ही एक बार फिर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये लगभग तय हो चुका है। लेकिन इसका औपचारिक ऐलान हो सकता है कि कुछ ही वक्त के बाद हो जाए। लेकिन करीब 60 उम्मीदवारों को लेकर फैसला जताया जा रहा है कि संभव हो सकता है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है, समाजवादी पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है उम्मीदवारों के नाम को लेकर। एक कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक जो बढ़त बनाने की कोशिश की जा रही थी और ऐसे में एक राजनीतिक दबाव भी था कांग्रेस के ऊपर कि आखिरकार कब अपने उम्मीदवारों के नामों का आप ऐलान करेंगे। ऐसे में अब कांग्रेस की ये बैठक के बाद हो सकता है कि कुछ उम्मीदवारों को लेकर मंथन और चिंतन के बाद जल्द ही पहली लिस्ट जारी हो। लेकिन फिलहाल अभी लिस्ट जारी नहीं होगी। लेकिन इतना जरूर है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वायनाड से राहुल गांधी, क्योंकि
ये कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी कहां से चुनाव लड़ेंगे, कहां से नहीं लड़ेंगे। वायनाड को लेकर स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि वो वायनाड से चुनाव लड़े। और दूसरी बड़ी खबर ये निकल के आ रही है कि अमेठी और रायबरेली का जहां तक प्रश्न है, वो सवाल अभी भी बरकरार है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। और ऐसी स्थिति में तब ये फैसले को लेकर सवाल उठ रहे हैं जब स्मृति ईरानी खुलकर उनको चुनौती दे रही हैं कि अगर आपने दम है तो आइए और अमेठी के रण में एक बार फिर से चुनाव जीत के दिखाइए। ये एक राजनीतिक लिहाज से, रणनीतिक लिहाज से जो फैसला लेने की बात कांग्रेस कर रही है, वायनाड सीट पर एक बार फिर से राहुल चुनाव लड़ेंगे और दूसरी सीट क्या वाकई में अमेठी होगी या फिर राहुल गांधी एक ही सीट से चुनाव लड़ेंगे, ये अभी भी सवाल बना हुआ है। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि लगभग वायनाड को लेकर बात बन चुकी है, राहुल गांधी वायनाड से ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अमेठी और रायबरेली को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। जी नितिन, तो ये जो 60 उम्मीदवारों पर फैसला आने की संभावना जताई जा रही है, इन 60 उम्मीदवारों में और कौन कौन से वो बड़े चेहरे हो सकते हैं जिनके नामों का अनाउंसमेंट हो सकता है? देखिए, लिस्ट में अभी कौन कौन से नाम ऐसे होंगे इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन इतना जरूर है कि 60 उम्मीदवार वो हो सकते हैं जिनके नाम पर किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं है। यानी ये वो सीटें होंगी जिसको लेकर जो तमाम बड़े चेहरे हैं पार्टी के, उनको लेकर किसी तरह का विवाद नहीं होगा। वो चेहरों को लेकर पहली लिस्ट में नाम हो सकता है और उसमें राहुल गांधी का लिस्ट में नाम होगा, ये भी लगभग तय माना जा रहा है। और वायनाड के साथ साथ राहुल गांधी अमेठी में भी चुनाव लड़ सकते हैं, इस बात की भी संभावना है लगभग। लेकिन अभी औपचारिक रूप से इस बात का पुष्टि कर पाना हमारे लिए संभव नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि जो 60 उम्मीदवार होंगे या 60 नामों की पहली लिस्ट सामने आने का जिक्र किया जा रहा है, वो 60 नाम कांग्रेस के बड़े चेहरे होंगे और गैर विवादित सीटों पर उन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा। जी नितिन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर आगरा से है, जहां बृहस्पतिवार को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अनुसूचित वर्ग का महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें शामिल होने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। सम्मेलन का आयोजन कोची मीना बाजार मैदान में किया जा रहा है। तो वहीं इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने 5,198 करोड़ की 124 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया। खबर अमेठी से है, जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने एक दिवसीय दौरे पर थी। आपको बता दें कि उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत जनपद रायबरेली के सलोन विधानसभा लोकसभा क्षेत्र अमेठी से शुरू की। वहीं जनता की समस्याओं को सुना और आयोजित की गई महिला खेलकूद प्रतियोगिता में विजय हासिल करने वाली महिलाओं को अपने हाथों से पुरस्कृत किया। साथ ही 270 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। वहीं कार्यक्रम के अंत में उन्होंने गांधी खानदान और कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि गांधी खानदान ने 30 साल पहले मेडिकल कॉलेज बनाने का वादा किया था, लेकिन गांधी खानदान उस वादे को पूरा नहीं कर पाई। साथ ही कहा कि मैं नहीं जानती कि कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा। अमेठी से इस बार प्रत्याशी घोषित करने में कांग्रेस इतना समय लगा रही है और कहा कि यह कांग्रेस की हार का संकेत है। मैं अभिभूत हूं कि एक सामान्य कार्यकर्ता को देश की सबसे चुनौती भरी एक लोकसभा क्षेत्र में साल 2014 में इस विश्वास के साथ भेजा गया था कि नामदार के सामने कामदारों का परिश्रम रंग लाएगा। 2014 में हारने के बाद मैं सतत 5 साल अमेठी की सेवा में रही और उसी सेवा को देखते हुए 2019 में अमेठी ने मेरे भाग्य में सबसे बड़ा आशीर्वाद मुझे दिया, अपनी जनप्रतिनिधि, अपनी सांसद बनाकर। गत 5 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के सानिध्य में अमेठी में 1 लाख से ज़्यादा परिवारों ने अपने लिए घर पाया। 4 लाख परिवारों ने जीवन में पहली बार अपने घरों में नल पाया। 2.5 लाख से ज़्यादा परिवार ऐसे जिन्होंने गैस का सिलेंडर पाया।
3 लाख परिवार ऐसे जिन्होंने किसान सम्मान निधि पाया। अमेठी में 30 वर्ष पहले वादा किया था गांधी खानदान ने मेडिकल कॉलेज बनाने का, लेकिन उस वादे की पूर्ति गांधी खानदान नहीं कर पाई, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अमेठी के इतिहास में पहली बार मेडिकल कॉलेज देकर यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था को सुदृढ़ किया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर हमीरपुर से है, जहां एसपी दीक्षा शर्मा ने 5 थाना प्रभारियों के ट्रांसफर किए हैं। आपको बता दें कि एसपी ने सिसोलर के एसएचओ संजय सिंह को हटा दिया, जिसके बाद मयंक चंदेल को सिसोलर का नया थाना प्रभारी बनाया गया। वहीं गायत्री सिंह को महिला थाना का प्रभारी बनाया गया है। साथ ही एसपी ने 11 पुरुष कांस्टेबल के ट्रांसफर किए हैं। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पीडब्ल्यूडी के जेई की पिटाई का मामला सामने आया है। वहीं जेई की पिटाई से विभागीय कर्मचारियों में आक्रोश देखने को मिला। आपको बता दें कि जेई ने नगर कोतवाली में तहरीर दी, जिसमें जेई ने विधायक के प्रतिनिधि अरुण मौर्य पर गंभीर आरोप लगाए और कार्रवाई न होने पर कर्मचारियों ने आंदोलन की धमकी भी दी। मामला चिरबिला के पास का बताया जा रहा है। खबर लखनऊ से है, जहां 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत चयनित 6800 आरक्षित वर्ग के शिक्षक अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर गुरुवार को शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव किया। इस दौरान अभ्यर्थियों ने जोरदार नारेबाजी भी की। वहीं मंत्री के आवास पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। खबर हमीरपुर से है, जहां फैमिली कोर्ट की महिला जज के खिलाफ हड़ताल लगातार जारी है। जहां महिला जज के खिलाफ अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि अधिवक्ताओं का कहना है कि जब तक महिला जज का ट्रांसफर नहीं होता तब तक यह अनशन निरंतर जारी रहेगा। हम न्यायपालिका की गरिमा को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग साथियों से कहना चाहते हैं कि आवाज। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर लखनऊ से है, जहां ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी ने 13,000 मदरसों को बंद किए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मदरसे धार्मिक शिक्षा का केंद्र हैं। यह संस्थाएं संविधान में दी गई इजाजत के अनुसार चलती हैं। 506 मदरसों को छोड़कर बाकी हजारों मदरसे मुस्लिम कौम के आपसी चंदे से चलते हैं। इनके संचालन और पढ़ाई लिखाई में हुकूमत कुछ भी मदद नहीं करती है, इसलिए मदरसों को बंद करने का आदेश देना उचित नहीं है। मौलाना ने आगे कहा कि भारत के नेपाल बॉर्डर से सटे हुए विभिन्न जनपदों में स्थापित मदरसे कुछ नए नहीं हैं, बल्कि 30-40 साल पुराने बने हुए हैं। जब यह मदरसे बन रहे थे और एक जमाने से संचालित हैं, तो उस वक्त हुकूमत ने इन्हें क्यों नहीं रोका? देखिए, हमने बारहा ये बात अर्ज की है कि मदारिस इस्लामिया इस मुल्क की जहालत को दूर करने में बड़े पैमाने पर अपनी कोशिशों को अंजाम दे रहे हैं। और जहाँ तक के उनके सोर्स ऑफ इनकम का ताल्लुक़ है, तो ये बात पहले भी कही जा चुकी है कि मदारिस इस्लामिया का सोर्स ऑफ इनकम अवामी चंदा होता है। जो मुसलमान साहिब इस्तिताअत हैं वो अपनी ज़कात की रकम को मदारिस इस्लामिया में देते हैं। जो मुसलमान मालदार हैं वो अपने खैरात की रकम को, सदक़े की रकम को मदारिस इस्लामिया में देते हैं। और यही वजह है कि मुल्क के अंदर जहालत को दूर करने में बड़े पैमाने पर मदारिस इस्लामिया ने कुर्बानी और योगदान दिया है। अब एक इल्ज़ाम ये आयद करके कि मदारिस इस्लामिया की फंडिंग खाड़ी देशों से हो रही है, ये कतई तौर पर मुनासिब गुफ्तगू नहीं है। और अगर यही पैमाना है कि किसी भी इदारे की, किसी भी तंजीम की खाड़ी देशों या बैरूनी मुल्क से फंडिंग नहीं होनी चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि फिर तमाम इदारे जो मुल्क के अंदर हैं, या तमाम आश्रम जो मुल्क के अंदर हैं, या जो तमाम मजहबी लीडर चाहे वो जिस भी धर्म के हों, जो अवामी चंदा लेते हैं या बाहर से उनके मानने वाले उनके आश्रमों को, उनके इदारों को चंदा भेजते हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए। जानकारी ये मिली है कि नेपाल बॉर्डर से सटे हुए 13,000 मदरसों को बंद करने का आदेश दिया गया है। तो इस सिलसिले में हमारा कहना ये है कि ये मदरसे लगभग 30-40 साल पुराने हैं और काफ़ी पुराने मदरसे चल रहे हैं। इनमें 5,000 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं।
तो जब मान्यता दी जाती है, अधिकारी मान्यता देते हैं तो तमाम पेपर चेक करते हैं, मौका मुआयना करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में एकदम सिरे से मदरसों को बंद करने का आदेश देना ये उचित नहीं है, दुरुस्त नहीं है। हाँ, जहाँ तक टेरर फंडिंग की बात है तो ये ज़रूर ये चिंताजनक विषय है और इस पर देश की सालियत और यकता और अखंडता पर समझौता नहीं किया जा सकता। जिस मदरसे को भी इसमें मुलविस पाया जाए या जो व्यक्तियाँ, जो शख्सियात भी अगर इसमें मुलविस हैं तो उनका चेहरा ओपन करना चाहिए, मदरसे का नाम बताना चाहिए ताकि लोग जो है होशियार रहें। खबर रायबरेली से है, जहां दरोगा का घूस मांगते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि आरोपी दरोगा इस मामले में दर्ज हुए मुकदमे में इन्वेस्टिगेटर है। वहीं वीडियो वायरल होते ही एसपी ने दरोगा को लाइन हाजिर करते हुए विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। मामला नसीराबाद थाने का बताया जा रहा है। बैठो यार, थाना नसीराबाद में तैनात एक उप निरीक्षक के द्वारा एक व्यक्ति से आपत्तिजनक वार्ता करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। उस वीडियो की जांच मेरे द्वारा की गई थी और उस वीडियो का जांच के दौरान जो तथ्य पाए गए उसकी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अधीक्षक महोदय ने उप निरीक्षक को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया है एवं उसकी विभागीय जाँच प्रचलित है। खबर महाराजगंज से है, जहां प्रसव के दौरान महिला की हुई मौत को लेकर परिजनों ने अस्पताल के बाहर शव को रखकर हंगामा कर दिया। आपको बता दें कि परिजनों का ये आरोप है कि लापरवाही पूर्वक डिलीवरी करने के कारण महिला की मौत हुई है और लापरवाह कर्मचारियों के विरुद्ध जब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक ये हंगामा चलता रहेगा। खबर सोनभद्र से है, जहां यूपी बिहार बॉर्डर की सड़कों पर दौड़ रहे डग्गा मार वाहन लोगों की जान से खुलेआम खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी के सोनभद्र जिले में लगातार हो रहे हादसों के बाद भी यातायात और एआरटीओ विभाग नियमों को ताक पर रखकर सड़कों पर दौड़ने वाले वाहनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जल्दी पहुंचाने की लालच देकर सवारियों को अपने वाहन में ठूस ठूस कर भर रहे इन डग्गा मार वाहन चालकों में पुलिस और प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। यहां तक कि सड़कों पर चल रहे इस प्रकार के वाहनों पर पुलिस का कोई नियंत्रण नहीं होने के चलते आए दिन तमाम हादसों का भी सबब बन रहे हैं। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर फतेहपुर से है, जहां जिले में जानवरों के प्रति ग्रामीणों ने मानवता की एक बेमिसाल नजीर पेश की है। आपको बता दें कि एक बीमार बंदर की मौत हो गई और उसके बाद ग्रामीणों ने बैंड बाजे के साथ बड़े धूमधाम से मंत्रोच्चारण के बीच बंदर की शव यात्रा निकाली। तो वहीं बंदर की अंतिम यात्रा में भारी भीड़ भी शामिल हुई। इतना ही नहीं, हिंदू रीति रिवाज के साथ बंदर का अंतिम संस्कार किया गया। खबर सोनभद्र से है, जहां रॉबर्ट्सगंज में विकास नगर के रहवासियों ने सड़क निर्माण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि यूपी के सोनभद्र में गुरुवार की सुबह रॉबर्ट्सगंज में विकास नगर के रहवासियों ने सड़क बनाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और सांसद विधायक के साथ ही नगर पालिका के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। तो वहीं रहवासियों का ये कहना है कि 8 वर्षों से सड़क पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है और हल्की बारिश होने से ही सड़क पर कीचड़ फैलने लग जाता है। कई बार शिकायत की गई लेकिन उसके बावजूद सड़क का निर्माण नहीं कराया गया और रहवासियों का यह भी कहना है कि अगर सांसद, विधायक या नगर पालिका तत्काल सड़क बनाने का कार्य नहीं करते तो आने वाले लोकसभा चुनाव में उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। खबर आगरा से है, जहां सदियों पुराने बरथला कुंड के ऐतिहासिक मंदिर में महिला ने चोरी की। आपको बता दें कि 100 साल से ज्यादा पुरानी सोने की मूर्ति को महिला ने चुरा लिया। वहीं चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी के आधार पर महिला की तलाश में जुट गई। मामला थाना इरादत नगर क्षेत्र के बरथला कुंड के मंदिर का बताया जा रहा है। बुलेटिन में फिलहाल अगले बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।